अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ एक और लेक्चर में चार्ट पैटर्न्स के बाद। होपफुली आपने इसको थोड़ी देर के बाद देखा होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि चार्ट पैटर्न्स वाले लेक्चर्स के बाद आपने एक दो दिन कोशिश करें कोई और लेक्चर ना देखें, उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करें। आगे भी हम करते रहेंगे। अभी हम आगे अपने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में मूव करेंगे। अभी इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं मैं भी सारा आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन चार्ट्स को लेके मैं दोबारा से थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। होपफुली आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। अभी ये जहन में रखते हुए मैं ये बातें कर रहा हूँ, तो आपने लाजमी एक चीज़ नोटिस की होगी। कहते हैं कि देखो, आप अपनी घर की छत पे ना लेटे हुए हो या चेयर पे बैठे हुए हो, फेस ऊपर करके, बादल आए हुए हैं और बादलों की तरफ आप देखते जा रहे हो। ठीक है, सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, आपको बादल नज़र आ रहे हैं वाज़ेह। क्या होगा कुछ देर के बाद, 5-10 मिनट कंसिस्टेंटली आप बादलों को देखोगे, क्या करना शुरू कर दोगे? उनके अंदर शेप्स फाइंड करना शुरू कर दोगे। कहीं पे कोई कार्टून बना हुआ नज़र आ रहा होगा, कहीं पे कोई अल्फ़ाबेट बना हुआ नज़र आ रहा होगा, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ नज़र आ रहा होगा। अजीब अजीब चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बादल में कोई ना कोई पैटर्न फाइंड कर ही लोगे। तो चार्ट्स भी बिल्कुल बादलों की तरह ही हैं। ये बड़ी शानदार मुझे एक एग्जांपल लगी थी। ये मैंने एक बुक से ली थी। तो वो कहते हैं जी, चार्ट्स आर लाइक क्लाउड्स। जितना ज़्यादा आप इनको देखोगे उतने ज़्यादा ही चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई पैटर्न इसमें से फाइंड कर लोगे। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ये इंतहाई बुरी बात है। आप इंसानी फितरत है, इंसान पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करता है। जब वो किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर करता है ना, तो उसको उसके अंदर से उसका दिमाग कोई ना कोई वहाँ पे चीज़ें खुद ही बनाना शुरू कर देता है। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको दिखाना शुरू कर देगा। इसको कन्फर्मेशन बयास बोलते हैं। मैं आगे जाके साइकोलॉजी वाले सेक्शन में बड़ी डिटेल में इसको बताऊंगा। तो कभी किसी चार्ट पे कोई पैटर्न नहीं है और आपको बहुत ज़ोर से ट्रेड आई हुई है, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई पैटर्न मिल जाना है चार्ट के ऊपर, और वो गलत पैटर्न होगा। वो कई कई चीज़ें उसकी लॉजिक्स को डिफाई कर रही होंगी, लेकिन आप कहोगे कि नहीं यार ये है। आप उसको डिफेंड कर रहे होगे कि अच्छा पैटर्न है, यहाँ से मुझे बाय कर लेना चाहिए। ज़्यादा देर चार्ट को घूरते रहोगे, कोई ना कोई लेवल मिल जाएगा, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। तो ये बड़ी डिटेल में मैंने इन चीज़ों पे आगे जाके बात करनी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आप अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना इस कोर्स के साथ साथ, तब तक जब वो लेक्चर्स आने हैं हमारे, तो तब आपको इंतहाई मज़ा आने वाला है उन लेक्चर्स का। यकीन करो, हक अदा होने वाला है। तो प्रैक्टिस ना छोड़ना, जल्दबाजी ना करना। हर लेक्चर में तकरीबन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि प्रॉपर इसका हक अदा करें। तो चार्ट्स को ज़्यादा नहीं देखना यार। जहाँ पे पैटर्न बन रहा है ठीक है, लॉजिक्स को फॉलो कर रहा है, ओके है। अगर एक चार्ट के ऊपर नहीं कुछ नज़र आ रहा, चार्ट को बंद कर दो, किसी और चार्ट में चले जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ बना होगा। एक ही पेड़ में मैंने आज इसी में ट्रेड लेनी है, तो फिर लेके उठोगे, लॉस, ट्रेड भी और लॉस भी। किसी और चार्ट पे चले जाओ, वहाँ पे कुछ लॉजिकली बन रहा होगा, उसको फॉलो कर दो। इस चार्ट ने चलते रहना है। चार्ट चल रहा है तो कुछ ना कुछ बनते रहना है, ये 100% कन्फर्म्ड है। उसको थोड़ा टाइम दो, कुछ ना कुछ बना लेगा आपके लिए। वो चार्ट ने बनाना है, आप लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं बना लेना कि यार ये तो बड़ा कमाल का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और दूसरी चीज़, मैंने आपको जो भी कुछ चीज़ें बताई हैं प्राइस एक्शन में, एक चीज़ आपने उसमें लाजमी आज से एडअप करें। ये मैंने पहले एडअप नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था आप लोग ऐसे करेंगे। मैंने आपको पैटर्न मिसाल दे रहा हूँ, बताया ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। वो पैटर्न क्या है? वाइट बोर्ड हमारा ये रहा। वो पैटर्न क्या है जी? ये हेड एंड शोल्डर है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। गौर करो, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। कुछ मिल रहा है मेरी इस सेंटेंस में से सीखने को? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अगर ट्रेंड ही नहीं है तो रिवर्स क्या होगा? चोपी मार्केट है, ऐसे ऐसे मार्केट चल रही है, कंसोलिडेशन में है मार्केट, कोई वाज़िया ट्रेंड आपको नज़र नहीं आ रहा चार्ट के ऊपर, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा है और एकदम से आपको
ये पैटर्न नज़र आता है। अब क्या करोगे? अब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे कुछ ऐसी बनी हुई हैं, ये पैटर्न आपको नज़र आ जाता है, सेलिंग में चले जाओगे? मेरे भाई ये किसी ट्रेंड के बाद नहीं बना, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, कंसोलिडेशन के बाद एक नया स्टार्ट लेने वाला पैटर्न नहीं है। तो इस तरह की कई चीज़ें बनती रहेंगी एक कंसोलिडेशन वाले चार्ट के अंदर। ठीक है, मार्केट ये देखो ना, एक रेंज के अंदर मूव कर रही है मार्केट, ठीक है, उस रेंज के अंदर ये बनता है, यहां से सेलिंग में चले जाओगे, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ओ भाई ट्रेंड तो चल ही नहीं रहा था, पीछे तो मार्केट कंसोलिडेशन में थी, क्या टारगेट होगा आपका? मैंने तो आपको बताया हुआ ना, पिछले ट्रेंड का 50% 60% टारगेट कर लो। तो यहाँ पे तो पीछे कोई ट्रेंड ही नहीं था, ये चोपी मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर आपको नज़र आ गया। तो इस तरह के कई हेड्स कई शोल्डर्स बनते रहने हैं, इनको आप लोगों ने कोई भाव नहीं डालना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपके दिमाग ने इनको बना दिया होगा, ठीक है। और ये बनते रहेंगे और कई बेवकूफ़ ट्रेडर्स इस तरह के हेड एंड शोल्डर्स को ट्रेड करते रहते हैं। एक प्रॉपर वाज़े आपको ट्रेंड नज़र आ रहा होगा, उसके बाद जो पैटर्न बनता है उसकी वैलिडिटी है, उसके बगैर नहीं। एक फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, उसका पोल ही नहीं है, तो टारगेट क्या करोगे? टारगेट तो हमारा फ्लैग का पोल है ना। मार्केट चढ़ रही थी, हल्का हल्का ऊपर गई है और एकदम से ऐसे एक फ्लैग बन गया। फ्लैग के पीछे पोल कहने का दिल ही नहीं कर रहा उससे, वो अजीब सी चोपी सी मार्केट है, तो वो फ्लैग नहीं है, उसको ट्रेड ना कर लेना पोल समझ के। उसका पहली बात तो ये आपको पोल नज़र ही नहीं आना, आप कंफ्यूज रहोगे। मैंने जो लास्ट टाइम आपको एग्जांपल्स दिखाई थी, कितनी क्लियर एग्जांपल्स थी कि वाज़िया बुलिश फ्लैग बनने से पहले कैंडल्स उठी हैं ऊपर, एक बुलिश वेव आई है बाकायदा, पता चल रहा है कि यार ये फ्लैग का स्टिक है, उसका पोल है, उसके बाद एक फ्लैग बना, फिर फ्लैग टेरे मेरे भी बने हैं, लेकिन हमें पोल ने बता दिया था कि ये बेशक टेरा मेरा है, ऐसे है फ्लैग, ऐसे या थोड़ा सा फ्लैग, थोड़ा सा मुंह उसका खुला हुआ है, लेकिन ये है फ्लैग क्योंकि इसका पोल बना हुआ है, ये पोल के बाद बना। अब मार्केट इतना क्लियरली आपको इशारे नहीं करेगी कि पोल भी बनाए उसके बाद फ्लैग भी परफेक्ट बनाए। कुछ स्टूडेंट्स का तो मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं जी मार्केट हमें फ्लैग के ऊपर चांद सितारा भी बना हुआ दिखाए कि पाकिस्तानी फ्लैग बना भी। तो मार्केट इतनी वो क्या मैं अब इस बात का जवाब दे सकता हूँ, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। मार्केट आप लोगों को खुल्लम खुल्ले इशारे नहीं करने वाली, उसको पता है आप बड़े सियाने हैं, मार्केट आपसे कहीं ज़्यादा सियानी है। तो अगर वो पोल सही बनाएगी तो फ्लैग की बॉडी नहीं सही बनाएगी, ठीक है। और अगर कभी आप ये समझो कि मार्केट ने पोल नहीं सही बनाया, फ्लैग की बॉडी सही बना दिया, इसको मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये आपके दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। फ्लैग को आप लोगों ने पोल से देखना है कि पोल बनेगा तो फ्लैग बनेगा। अगर पोल है पीछे तो आपको आगे का टारगेट नजर आ रहा है, अगर ट्रेंड है पीछे हेड एंड शोल्डर से पीछे तो तब आपको आगे का टारगेट नजर आ रहा है। ये ट्रेंड ही नहीं है तो टारगेट क्या सेट करोगे? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स जितने भी बताए हैं वो ट्रेंड के एंड पे बनते हैं, उनके बनते हुए तो आपको पता नहीं ना चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। एक चलते हुए ट्रेंड में अगर वो पैटर्न बनता है तब आप समझोगे कि वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। एक चलते हुए ट्रेंड में अगर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तब आप समझोगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। एक चोपी मार्केट में कोई पैटर्न बन जाता है, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है या ट्रेंड रिवर्सल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसके साथ ट्रेंड ही नहीं लगा हुआ। मैंने आपको रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बताए हैं ट्रेंड के, ना कि चोपी मार्केट के। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन में रखना। अगर आपने प्रैक्टिस करने के बाद इस लेक्चर में आए हो तो आपके लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी इस टाइम, क्योंकि आप ठीक ठाक खपने के बाद आए हो। कई पैटर्न्स आपने फाइंड किए होंगे और अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार वहाँ पे तो ट्रेंड नहीं था, मैंने बीच में से ये पैटर्न निकाल लिया था, वो गलत था। बेशक उसने, मैं कहता हूँ, बाद में अपने टारगेट्स भी पूरे किए हों, 90% ने किए हों यार, लेकिन वो गलत है। आपकी रूल्स के ऊपर वो पूरा नहीं बैठ रहा तो वो पैटर्न नहीं है। अब आप इस चीज़ के ऊपर नहीं बैठ सकते कि यार ठीक है ट्रेंड के बाद नहीं बना लेकिन उसने टारगेट तो अपना पूरा किया, तो आइंदा कभी बनेगा तो मैं करूँगा ट्रेड इस पर, मारे जाओगे। रूल्स बनाओ अपने, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे 90% ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं उन बेचारों के कोई रूल्स नहीं होते, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उनकी ट्रेडिंग का कोई मकसद नहीं होता, वो बस अल्लाह तवक्कल, समझ रहे हो ना कि ठीक है जी
आ गया तो आ गया, नहीं तो ना सही। रूल्स बनाओ, पक्के रहो, ढीठों की तरह उस रूल के ऊपर बैठ जाओ कि यार पैटर्न बना है, ट्रेंड के बाद नहीं बना, मैं मुंह भी नहीं लगाता इसे, जाए ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद जितने मर्जी अपने टारगेट हिट कर ले, मैंने ट्रेड नहीं करनी, मैंने अपने रूल्स के साथ पक्का रहना, फ़ायदे में रहोगे। आपको एक पैटर्न बनता नज़र आया, आप रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहे और उस पैटर्न ने बाद में अपना टारगेट भी पूरा किया, तो अब ये सोचोगे यार मुझे ना रूल तोड़ ही देना चाहिए था, ये वाला अच्छा खासा मौका मैंने मिस कर दिया। बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारा प्रॉफिट बनाना नहीं, तुम्हारा रूल्स के ऊपर टिके रहना। ठीक है, 90% ट्रेडर्स में से बाहर आ जाओगे अपने इस ढीठपन की वजह से। सही कह रहा हूं, अपने रूल्स को तोड़ना नहीं है। तो इन पैटर्न्स को लेके कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको बताए हैं, इनको आइंदा फॉलो करना, इनको और कम ट्रेड्स मिलेंगी यार आपको। हमें कोई दिन में 5-5, 10-10, 20-20 ट्रेड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार पूरा पूरा हफ्ता कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, नहीं लगानी यार। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ कि इस मार्केट से पैसा कमाना मकसद नहीं है, इस मार्केट से पैसा बचाना भी मकसद है। और एक अच्छा ट्रेडर पैसा कमाता तब है जब वो इस मार्केट से पैसा बचाना सीख लेता है, फजूल ट्रेड्स नहीं लगाता। ठीक है, ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कि यार लगा ले यार, फिर पता नहीं मौका इतना भी बनता है कि नहीं बनता, लगाओ। वो बेचारा लॉस करता है, वो लॉस को कवर करने के चक्कर में एक और ट्रेड लगाता है, फिर लॉस करता है, वो दिमाग उसका घूम जाता है वहाँ पे, वो फिर ठकाठक लगा रहता है जब तक वो लॉस नहीं उसका कवर हो जाता, अकाउंट कवर हो जाता है उसका पूरा। उसके बाद ठंडा होकर बैठ जाता है और ट्रेडिंग को गालियाँ निकालता है। इंसानी फितरत है, ठीक है, ये जज्बात है, हो जाता है, इन पे कंट्रोल करोगे रोबोट बन जाओ। जो बताऊंगा आगे आपको जाकर, रोबोट की तरह सोचना है आपने। रोबोट सोचता नहीं है, उसके पास फीलिंग्स नहीं होती, उसके पास इमोशंस नहीं होते, उसके पास रूल्स होते हैं कि नहीं। ठीक है, मोबाइल है ना, मोबाइल का थंब इम्प्रेशन होता है। मेरे एक दफ़ा वो हो गया ना, थंब के ऊपर मेरे वो थोड़ा सा हो गया था, जख्म बन गया था। तो वो भाई साहब कहते तू कौन है? अब मैं उसको क्या कहूँ भाई, मालिक को नहीं पहचानना, वो मुझे घास तक नहीं डाल रहा, मैं थंब लगा लगा के वो मेरे पे लानते भेज रहा, भाई कौन है तू? वो अपने असूलों का पक्का है, आपने भी वैसे ही बनना है। ठीक है, रोबोट की तरह इस मार्केट में नहीं, जिंदगी में अपनी जो असूल बनाती हूँ उनको रोबोट्स की तरह फॉलो करना है आपने। कामयाब रहोगे, सही बता रहा हूँ। बड़े आप लोगों से लोग नाराज भी होंगे, बड़ा आप लोगों को वो सर फिरा और पता नहीं ईगोइस्टिक बोलेंगे, बोलने दो, इन्होंने ही तुम्हारे पीछे खड़े होना है, कल तुम्हारी जेब में पैसा आने की देर है। समझ आई? तो अभी तक हमने जो सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्राइस एक्शन एंड तक आपके काम आने वाली है, मेन चीज़ यही है जो आपके काम आने वाली है। आगे हमने जो चीज़ें अभी सीखनी है ना, जैसे अभी कुछ इंडिकेटर्स को हम देखने लगे हैं, इनको आपने प्राइस एक्शन के साथ मिला के कंफर्म किया करना है। अकेले इंडिकेटर्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, हमने लकीरों के फ़कीर नहीं बनना। मैंने कोई इंडिकेटर्स के ऊपर कोई इतना आप लोगों को वो फोर्स नहीं करना कि जी ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, कुछ नहीं है इंडिकेटर्स के अंदर। किसी बड़े ट्रेडर से कभी मिलोगे ना, उससे पूछना कि आप कितने इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा कि यार ये अभी तक इंडिकेटर्स पे फंसा हुआ है। मार्केट साइकोलॉजी, फिर मार्केट का जो चार्ट के ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर है, पैटर्न्स हैं, प्राइस एक्शन है, उसके बाद उनके साथ कुछ इंडिकेटर्स आपने कंफर्मेशन के लिए मैच करने होते हैं, और वो ज़रूरी है, उनको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन अकेले इंडिकेटर्स के ऊपर आप रहेंगे तो आप इमेच्योर ट्रेडर हैं। उसकी वजह पता है क्या है? ये देखो, इंडिकेटर क्या मतलब होता है इसका? इंडिकेटर गाड़ी में भी होता है, बाइक में भी होता है। आप मोटरवे पे जा रहे हो, ठीक है, आपके सामने एक गाड़ी है, ये समझ लो वो गाड़ी है, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है कि मैंने आगे रोड लेफ्ट जा रहा है, मैंने यहाँ पे मुड़ जाना है। वो इंडिकेट कर रहा है आगे कि भाई मैं मुड़ने वाला हूँ, इंडिकेट कर रहा है आपको, तो पीछे से ज़रा ध्यान से रहना, इधर ना घुस जाना, मैंने मुड़ना है। चार्ट भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि मैं मुड़ सकता हूं, मुड़ने वाला हूं। ठीक है, अब ये बंदा जो जा रहा है, आपने समझ लिया जी ये मुड़ने वाला है, मोड़ भी आ गया,
तो एकदम से ना इसको एक कॉल आती है, एक इमरजेंसी कॉल आती है। वो कॉल सुनते साथ ही इसको सीधा जाना पड़ जाता है या फिर राइट जाना पड़ जाता है। कुछ मामला ऐसा हो गया कि अब वो इधर वाला प्लान उसका कैंसिल हो गया, एक कॉल आ गया उसे। अब वो इंडिकेटर उसका लेफ्ट चल रहा है, वो भूल गया वह कि उसने इंडिकेटर दिया, वो बस तेजी तेजी में राइट चला गया। गालियां निकालोगे उसको पीछे से, निकालोगे कि नहीं निकालोगे? सब निकालते हैं, ट्रेडर्स गालियां ही निकालते हैं इंडिकेटर्स के फेल हो जाने के बाद। देखो वो बता रहा है कि मैं मुड़ सकता हूं, मैं लिख दिया कि मैंने मुड़ना है, इस तरह नहीं, ये पत्थर पे लकीर नहीं हुआ। अगर उसको घर से कोई कॉल, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाती है तो वो हो सकता है ठक करके ब्रेक भी मार दे, ठीक है, राइट मुड़ जाए, सीधा चला जाए, इंडिकेटर लगेगा लगा रह जाए, आगे जाके बंद करे वो इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर्स इसलिए इनका नाम रखा गया है, वरना इनका नाम क्या होता? कंफर्मेशंस, कि जी कंफर्म है जी चार्ट ने इधर जाना है, वो कभी नाम हो ही नहीं सकता। ठीक है, बारिश होती है ना, बारिश के बारे में बता रहे होते हैं कि कल बारिश हो सकती है, नहीं होती, ठीक है, कोई वजह ऐसी बन जाती है, नहीं होती बारिश, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकती है। कुछ चीज़ों को देखते हुए, कुछ कैलकुलेशंस को देखते हुए वो इंडिकेट करके आपको, कैलकुलेट करके आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रिक्टली जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत भी साबित हो सकती हैं। ये जो इसको, इस बंदे को घर से कॉल आई है और वो इधर मुड़ गया है, मार्केट को पता है कहाँ से कॉल आती है? मार्केट को फंडामेंटल्स से कॉल आती है। मार्केट आपको पूरा इंडिकेट कर रही होती है मैंने लेफ्ट जाना है, वो फंडामेंटल्स से एक कॉल आती है कि यार वो एक न्यूज़ बड़ी खतरनाक आ गई है, एक बैड न्यूज़ आ गई है, मार्केट उस तरफ निकल जाती है, ठीक है। इंडिकेटर्स वहां पे फेल हो जाते हैं, लेवल्स वहां पे फेल हो जाते हैं, धज्जियां उड़ जाती हैं लेवल्स की, मार्केट को अपनी पड़ जाती है कि वहां करेंसी इतना नीचे गिर गई है, उस मुल्क में जंग लग गई है। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रही थी कि करेंसी ऊपर जाने वाली है, वहां पे एकदम से वो खबर आती है कि वहां तो जंग लग गई है। अब वो इंडिकेटर काम करेगा? करेंसी ऊपर जाने वाला, करेंसी तो उल्टा नीचे गिर जाएगी उसकी। आप लोग बाद में गालियां निकालोगे कि यार ये कैसा ड्राइवर है, तो भाई उसकी मजबूरी थी। अब उसने तुम्हें इंडिकेटर दिया, वो तुम्हारे चक्कर में लेफ्ट मुड़े, उसके बाद वो घूम फिर के फिर वापस जाए, नहीं, उसके दिमाग बंद हो गया भाई, उसको कॉल आ गई है। मार्केट को भी ऐसी कॉल आती है फंडामेंटल्स से। तो इन फंडामेंटल्स की वजह से आप कभी भी प्रॉपर्ली इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन करो मज़ा आ जाएगा आपको। उनके अलावा अगर तो आपने कभी इस तरह से इंडिकेटर्स के पीछे भागने की कोशिश की, अगर आपने कभी ये रोबोट्स के पीछे भागने की कोशिश की, तो अपना बहुत नुकसान करोगे, कभी कामयाब नहीं होगे। मैं आपको बता रहा हूँ, 8-8, 10-10 लाख रुपए के रोबोट्स मिल रहे हैं, वो 8-10 लाख अलहदा ज़ाया करोगे, फिर उन रोबोट्स के ऊपर 8-10 लाख का रोबोट लोगे तो 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो दोगे ना उस रोबोट को। जा अभी मेटा में लग जा और मुझे ट्रेडिंग करके दे, वो 8-10 लाख भी ज़ाया, 40-50 लाख भी ज़ाया करोगे। ये हमने सारे तजर्बे करके देख लिए हुए हैं, हमारे सीनियर्स ने करके देख लिए हुए हैं। जो आपकी अपनी ट्रेड है उसका कोई मुकाबला नहीं है, नहीं हो सकता। इस मार्केट में कोई रोबोट प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता, हफ्ता 2 करेगा उसके बाद सब कुछ उड़ा देगा, ठीक है। और वो प्योरली इंडिकेटर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बस रोबोट को क्या पता कि यार वहां से न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ का क्या मतलब है। न्यूज़ का कुछ डाटा रोबोट्स देखते हैं, वो आगे जाके बताऊंगा आपको, वो रोबोट्स आपको नहीं मिल सकते, वो रोबोट्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास होते हैं। उन रोबोट्स ने हमें मुसीबत डाली हुई है, बताऊंगा आगे जाके आपको, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के पीछे कभी भी नहीं भागना मेरे भाई, अपना नुकसान ना करना। अच्छा, दूसरी चीज, मेटा के अंदर हमें कई इंडिकेटर्स मिलते हैं यार, बाय डिफॉल्ट होते हैं, हमने सारों को नहीं, हमने 20% को भी नहीं देखना, ठीक है। जो पूरी दुनिया में जो फेमस इंडिकेटर्स हैं, डेली बेसिस पे मैं कहता हूँ हज़ारों नए इंडिकेटर्स इन्वेंट हो रहे हैं और सारे ट्रैश बीन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चक्रों में ना पड़ना। कुछ जाने माने इंडिकेटर्स हैं, उनको बाकियों के साथ मिला के काम कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा और मज़ा आएगा आपको। दूसरी चीज़,
देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने बहुत इंडिकेटर्स पे काम किया हुआ है, ज़ाया हो जाओगे। एक मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे टर्म यूज़ की थी, पैरालिसिस विद एनालिसिस। एनालिसिस इतना कि फालिज हो जाए। एक इंडिकेटर आपको बाय बता रहा होगा, दूसरा इंडिकेटर आपको सेल बता रहा होगा, किसका भरोसा करोगे? तो इंडिकेटर इन दोनों में से आपको बाकी चीज़ें इनके साथ मिला के देखना पड़ेगा कि कौन सही बता रहा है। 4-6 इंडिकेटर्स आप लगा दोगे, उनमें से 2 कह रहे होंगे बाय करो, 4 कह रहे होंगे सेल करो, बाकी 2 कह रहे होंगे कि नहीं अभी तो ना बाय ना सेल, मार्केट कंसोलिडेशन में है। अब क्या करोगे? तो एक ही इंडिकेटर यूज करना है और उसको अपने बाकी मार्केट के ब्यास के साथ देखना है कि आप जो मार्केट की बाकी चीज़ें देख के, जो फंडामेंटल्स हैं, बाकी जो कुछ आपने भी सीखना है, उनके साथ उसको मैच करके देखना है कि ये सही बता रहा है या नहीं। हो सकता है ये गलत बता रहा हो, बाकी चीज़ें सही बता रही हूँ, आपने बाय करना है या सेल करना है, जो भी वो था आपका ब्यास। ठीक है, उस टाइम इसकी कोई औकात नहीं रह जाती। हाँ, अगर ये भी साथ ओके की वो दे रहा है, थम्स अप दिखा रहा है आपको, तो लोड साइज थोड़ा बढ़ा देना कि हाँ यार मेरा इंडिकेटर भी मुझे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पैरालिसिस विद एनालिसिस नहीं करना, ज़ाया हो जाओगे। जितने ज़्यादा इंडिकेटर सीखोगे उतना ज़्यादा ज़ाया होगे और वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अपनी शुरू वाली स्टेजेस में मैं इन इंडिकेटर्स के पीछे, मैं क्या हर कोई ट्रेडर जाता है यार, हड्डरामी सबको होती है कि यार इंडिकेटर्स मिल जाएं, कोई 4-6 इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी मिल जाए एक बनी हुई, तो मैं कहता हूँ मैंने अन्नी डाल देनी है। तो कई बड़े बड़े ट्रेडर्स की हमने वो जो बेचने वाले थे उनसे भी लिए, उनकी बनी हुई स्ट्रेटजीज ली, बेरा ही गर्क करवाया अपना, तो बड़ी मुश्किल से इस फेस से बाहर आए थे। तब उसके बाद जब असली ट्रेडिंग का पता चला तो फिर तब से हमने प्रॉफिट बनाना शुरू किया हुआ। उससे पहले बहुत लॉस उठाया हुआ इन इंडिकेटर्स के पीछे लग के। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी इस तरह की कोई साइकी डेवलप हो। 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक को कहते हैं हम लीडिंग इंडिकेटर्स, दूसरे को हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग और लैगिंग का मतलब होता है, लीडिंग तो आप जानते हो ना कि आगे एक चीज़ चल रही होती है और हमें बताती रहती है कि अब राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। लैगिंग का मतलब होता है लेट हो जाना, थोड़ी देर बाद बताना। तो इंडिकेटर्स भी 2 तरह के होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स मार्केट के मुड़ने से पहले हमें बताते हैं कि मार्केट मुड़ सकती है, ठीक है। और लैगिंग इंडिकेटर्स मार्केट के मुड़ जाने के बाद हमें बताते हैं कि हाँ यार मार्केट वाकई में मुड़ चुकी है। अब दोनों में से बेहतर कौन सा होगा इंडिकेटर? ऑब्वियसली आप कहोगे जी लीडिंग इंडिकेटर ज़्यादा बेहतर है, जो मुड़ने से पहले हमें बता रहा है कि ट्रेंड के मुड़ने से पहले यहीं पे उसने बता दिया कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ये था लीडिंग इंडिकेटर। एक इंडिकेटर हमने दूसरे चार्ट पे अप्लाई किया हुआ था, वो ट्रेंड के जब रिवर्स होके यहाँ तक ट्रेंड पहुँचता है ना, यहाँ पे हमें बताता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो आप कहोगे कि यार इसको दफ़ा करो, ये बेस्ट है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरती है, और ये इतना जो इसने लेट कर दिया, हम तो इसके चक्कर में भी हैं। 95% लीडिंग इंडिकेटर्स गलत इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो वक्त से पहले आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको कहेंगे ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, आप सेलिंग में जाओगे, मार्केट और ऊपर चली जाएगी। बाद में इंडिकेटर खुद ही अपने आप को सीधा पतला कर लेगा कि ओहो हो गलत हो गया, ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर्स 80% प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। 90 to 95% लीडिंग इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं। 90-95 ना करो, 80 ही कर लो, तो थोड़ा रेशियो है फेल होने का। और वहीं पे जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो 80% कामयाब हैं, क्योंकि वो सब्र से काम लेते हैं। ट्रेंड के रिवर्स हो जाने के बाद आपको बताते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो हमने एक मार्केट बाय में जा रही है, हम ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने अगर यहाँ से रिवर्स होना है ट्रेंड ने, तो हमारी कोशिश ये है कि हम यहीं से सेलिंग के अंदर बैठ जाएं। हम हमेशा तबाह होंगे। मार्केट और ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी, लॉस पे लॉस करेंगे, जब थक जाएंगे उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी। आप कहोगे ये क्या बकवास है, मैं इतने स्टॉप लॉस हिट करवा के जब ठंडा होकर बैठ गया तब मार्केट नीचे गिर गई है। तब तुम्हारे पास ना हिम्मत बची, ना हौसला बचा, ना पैसे बचे। यही जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं
वो सुकून से जब मार्केट थोड़ा सा नीचे लोअर लोज लोअर हाइस बनाना शुरू होती है, तब जाके आपको बताते हैं कि हाँ अब सेल कर ले, अब मेरी तसल्ली है। ठीक है, जिस तरह मैकेनिक कहता है ना गाड़ी सही करने के बाद चेक करके अच्छी तरह, आहो जी हुन मेरी तसल्ली है, इस तरह ये लैगिंग इंडिकेटर्स आपको कहते हैं। तो आप कहते हो कि यार यहां से सेल करूंगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के, अब पता नहीं मार्केट ने आके कितना गिरना है, मार्केट ने ठीक ठाक गिरना होता है अभी, लेकिन आप यहां से सेल करना पसंद नहीं करते कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा होता है। यहाँ फिर अगर स्टॉप लॉस छोटा भी बनना है ना, पीछे किसी हाई के ऊपर रख दिया आपने, तो आपको ये जो मूव मिस हुआ होता है ना, ये बड़ा खड़ रहा होता है कि यार मैंने ये क्यों मिस कर दिया है, मुझे तो नुक्कर से सेल करना था, चोटी से गिरना था मुझे, है ज्यादा ऊंचाई से गिरना था, यहां से गिर के मेरा क्या बनना है, 2-4 हड्डियां टूटेंगी, मुझे तो बेरा ही गर्क करवाना था। हर ट्रेडर की ये कोशिश होती है कि ट्रेंड रिवर्स होने से पहले वो ट्रेंड के अंदर घुस जाए और ट्रेंड एंड होने से पहले वो ट्रेंड से बाहर आ जाए। ट्रेंड रिवर्स होने से पहले वो यहीं से ट्रेंड के अंदर घुस जाए और एग्जैक्टली वहां से बाहर आए जहां से ट्रेंड वापस जाना हो। कि हम तो चाहते हैं हमें आला दिन का चिराग मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बस आपको ये बताना मकसद था कि 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी यूज़ करेंगे मैं आपको सब बताऊंगा कि लीडिंग क्या होते हैं और लैगिंग क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। नंबर 1 पे हम डिस्कस करने वाले हैं RSI। आपने लाजमी नाम सुना होगा इसका, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, RSI इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। इंडिकेटर्स में ना कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है मेटा ने। अब मेटा ट्रेडर 4 या 5 है ना, वो अपने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में ना अलग अलग उसने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग इंडिकेटर्स रखे हुए हैं। एक फोल्डर है ऑसिलेटर्स का, दिखाऊंगा अभी आपको जाके। RSI आपको ऑसिलेटर्स वाले फोल्डर में मिलता है। ऑसिलेटर्स का मतलब किसी को पता है? ऑसिलेटर्स, अच्छा मैं ना अभी पोस्ट कर रहा हूँ, अजान का टाइम है, 1 सेकंड ज़रा जी। तो ऑसिलेटर्स उन चीज़ों को बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं जो घूमती रहती है किसी एक चीज़ के अराउंड। ठीक है, ऑसिलेट करते रहना। जैसे वो ये अभी इससे आपको लाइन से अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे हॉस्पिटल में वो लाइफ लाइन जो सी होती है ना, ऐसे 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 होती रहती है, बंदा मर गया तो सीधी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेट। एक ही जगह पे वो ऊपर नीचे हो रही है, बता रही है हमें कि चल रहा है। इंडिकेटर दिखने में ऐसा है, इसलिए इसको ऑसिलेटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जितने भी इस तरह के दिखने वाले इंडिकेटर्स हैं उनको ऑसिलेटर्स वाले फोल्डर में मिलेंगे आपको। बाकी 2-4 और फोल्डर्स हैं, उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स उन्होंने कैटेगराइज करके, जैसे वो करेंसी पेयर्स को नहीं कैटेगराइज किया होता उन्होंने, तो इसी तरह इंडिकेटर्स को भी किया होता है। RSI एक ऑसिलेटर है। इसमें होता क्या है, एक अपर बाउंड्री होती है इसकी, एक इसकी लोअर बाउंड्री होती है। ये चार्ट के नीचे ऐसे आ जाता है। एक इसका 70 का लेवल होता है, एक इसका 30 का लेवल होता है। अपर बाउंड्री को 70 लेवल बोलते हैं, नीचे वाली बाउंड्री को 30 का लेवल बोलते हैं। ज़रा समझना इसको। इसमें एक ब्लू कलर की लाइन चल रही होती है जो ऐसे 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 कभी 30 के पास आती है वापस उठती है, कभी ऐसे ऐसे मूव करती, कभी कभार 70 के पास चली जाती है, फिर ऐसे बीच में मूव करती रहती है। जो इसके ऊपर चार्ट होता है ना, चार्ट की कैंडल्स की मूवमेंट भी इसके साथ साथ हमें आइडेंटिकल फील हो रही होती हैं कि ये चार्ट की तरह चढ़ने का दिल का, ये इसका दिल कर रहा है चार्ट की तरह चलने का। ठीक है, अब फर्ज करते हैं RSI में जो ये मूवमेंट आई थी ना, फिर आपने H1 चार्ट पे अप्लाई किया हुआ है या H4 चार्ट में अप्लाई किया हुआ है, ये अपने आप को उस चार्ट की मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अभी जाके मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। ये जो मूवमेंट आई थी ना, इस मूवमेंट के दौरान प्राइस काफ़ी ऊपर उठी, काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, लेकिन देखो ये
इंडिकेटर अपनी जगह पे ही उसी एरिया में मूव करता रहा, फिर इंडिकेटर यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू हुई और फिर प्राइस ने ऊपर उठना शुरू किया। अब देखो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर उठना शुरू हुई है, इस लेवल से इस लेवल तक प्राइस कितना ऊपर चली गया, मैं कहता हूँ यहाँ पे था 30 रुपये प्राइस थी, यहाँ पे हो गई है 130, लेकिन वो 30 और 70 के बीच में ही रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्राइस की मूवमेंट को इंडिकेटर। ठीक है, हमने इन्हीं लेवल्स के अंदर रहते हुए गैस करने की कोशिश करना है मार्केट की स्ट्रेंथ को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बियर्स की निस्बत बुल्स ज़्यादा हैं या बुल्स की निस्बत बियर्स ज़्यादा हैं, किन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है हमने उस साइड पे जाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, मुझे पता है अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी हो जाएंगे क्लियर, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, जो बस बता रहा हूँ उन चीज़ों को समझो। 70 और 30 के लेवल को देखो, अगर तो चार्ट, मुझे नहीं पता चार्ट कहाँ पे है, जहाँ पे भी है मार्केट अगर 70 के लेवल के पास है ना, नीचे RSI अगर 70 के लेवल के पास इस टाइम आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बुल्स काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, स्ट्रेंथ बुल्स की ज़्यादा है। ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है मार्केट कैंडल्स ऊपर जाती रहती हैं, ये जो लाइन होती है ना ब्लू लाइन, ये 70 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ जाती है। जब ये 70 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर आती है ना, बाहर आ जाती है, अपने इस जोन से बाहर आ जाती है, 70 और 30 वाले जोन से बाहर आ जाती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हम गैस करते हैं कि बुल्स बहुत ज़्यादा बाइंग कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा बाइंग कर चुके हैं कि ये अभी थक जाएंगे, अभी इनको सांस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और अब मार्केट में बियर्स आ सकते हैं। जब बुल्स थके हुए हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं, 70 से बाहर वाले एरिया को हम बोलते हैं ओवरबॉट एरिया। ज़रूरत से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, बुल्स थक चुके हैं, यहाँ पे अब RSI और ऊपर तो जा नहीं सकता, कितना ऊपर जाएगा, ऊपर 100 का लेवल होता है एक, वहाँ तक चला जाएगा, उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। उसने परसेंटेज के हिसाब से 1 to 100 के अंदर मूव करना है, और ज़्यादातर ये 1 to 100 के बीच में से 30 और 70 के बीच में मूव करता है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये 70 से ऊपर निकल जाए, या अगर सेलर्स ज़्यादा है मार्केट में तो ये 30 से नीचे आ जाए, आना इसने वापिस ही है। ठीक है, अब लोग समझते क्या हैं, ट्रेडर्स क्या समझते हैं कि जब भी RSI आपको 70 के लेवल के पास मिले ना, या 70 के लेवल से ऊपर मिले, तो आप लोगों ने सेल करना शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि इस टाइम बुल्स थक चुके हैं, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट रिट्रेसमेंट के बगैर तो चल ही नहीं सकती, बायर्स को सेलर्स चाहिए, सेलर्स को बायर्स चाहिए। ओवर बाइंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सेलर्स खत्म हुए हैं इस टाइम, अभी सेलर्स ने आना है मार्केट में, सेलर्स मार्केट में आएंगे तो प्राइस नीचे आएगी। तो जब भी आप इसको ओवरबॉट सिचुएशन में देखो, आप लोगों ने आंखें बंद करके सेलिंग में बैठ जाना। ठीक है, ये ओवरबॉट से वापस नीचे आना शुरू होगा, कैंडल्स भी ऊपर देखना नीचे आना शुरू होंगी। ट्रेडर्स इसको 80% ट्रेडर्स इसको इस तरह से ट्रेड करते हैं। अगर आप अभी चार्ट को ओपन करते हो और RSI आपको ओवरसोल्ड सिचुएशंस में मिलता है कि जी बियर्स बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी चार्ट नीचे गिर चुका है, अब चार्ट ने रिट्रेसमेंट करनी है, ऊपर जाना है, तो जब भी इसको ओवरसोल्ड एरिया में देखो तो बाय कर लेना, यहाँ से चार्ट ने ऊपर जाना ही जाना है। RSI भी ओवरसोल्ड से, क्योंकि ज़्यादा देर ये ओवरबॉट भी नहीं रह सकता, ओवरसोल्ड भी नहीं रह सकता, इसकी मजबूरी है, इसने 70 से 30 के लेवल के बीच में आना ही आना होता है। चार्ट जितना मर्जी ऊपर चला जाए,
जितना मर्जी नीचे चला जाए, इसने इन लेवल्स के इर्द गिर्द ऑसिलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय कर लेना, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। बड़ा शानदार इंडिकेटर है, आपको जब भी बाहर मिले आप चुप करके सेलिंग कर लेते हो, आपको जब भी नीचे मिले आप चुप करके बाइंग कर लेते हो, कुछ भी नहीं मिलता आपको। होता क्या है, आप RSI को 70 से ऊपर देखते हुए सेल कर लेते हो कि यार ये ओवरबोट में चला गया, कैंडल्स भी काफ़ी ऊंची ऊंची बनी हुई हैं, यहाँ से इसको सेल करना बनता है। आप सेल करते हो, होता क्या है, कैंडल्स और ऊपर जाती रहती हैं, प्राइस और ऊपर जाती रहती है, और ये भाई साहब ओवरबोट कंडीशंस में ही ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, नीचे वापस ही नहीं आते, ओवरबोट से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाते। और गौर करना ज़रा इस पे, ओवरबोट हुआ आपने यहां से सेल कर दिया प्राइस को, अब ये पता क्या करेगा, ऐसे नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। उतनी देर में प्राइस क्या कर रही है, ऐसे नीचे आ रही है और ऊपर जा रही है, ऐसे नीचे आ रही है और ऊपर जा रही है। स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ पे था, कितनी देर का हिट हो गया वह, प्राइस पता नहीं कितना ऊपर जा चुकी है, और ये ओवरबोट में ऐसे ऐसे मूव करता जा रहा है। फिर एकदम से ये वापस 70 के अंदर आएगा, तब प्राइस नीचे गिरना शुरू होगी। आप इसको ओवरबोट सिचुएशंस में देखते हुए सेल अगर कर दोगे तो इसको किस तरह के इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हो, लीडिंग या लैगिंग? डेफिनेटली आप इसको लीडिंग इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हो कि जब भी ये आपको ओवरबोट मिले सेल कर दो, ओवरसोल्ड मिले तो बाय कर दो। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है RSI को यूज करते हुए। इसको आप लोगों ने लैगिंग इंडिकेटर की तरह यूज करना है। ठीक है, लैगिंग की तरह यूज करोगे, कम मौके मिलेंगे, सुथरे मौके मिलेंगे। लीडिंग की तरह यूज करोगे, रुल के रह जाओगे। कोई औकात नहीं है इस इंडिकेटर की, इसको बाकी चीजों के साथ मैच करके हमने, ये कई जगहों पे फेल होगा, कई जगहों पे ये फेल होगा। और इसकी सबसे जो बुरी क्वालिटी है ना ऑसिलेटर्स की, वो ये है कि ये हिस्ट्री जब हो जाती है ना, कंप्लीट हो जाती है, तो कैंडल्स के हिसाब से ये अपनी शेप, इनकी जो लाइन होती है ना, वो पीछे बदल लेती है। तो मैं आपको हिस्ट्री में इसकी कुछ एग्जांपल्स तो दिखाऊंगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होंगी। करंट चार्ट के ऊपर आपने, अब मेरी बात सुन लो, इसको आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है इसको कंफ्यूज ना करो। कुछ लोग RSI को लेके बहुत ही ज़हनी मरीज हुए होते हैं, कुछ नहीं है इसमें ऐसा खास। इसको इसका हक अदा कर दो, जिस तरह से इसको यूज़ करना है उस तरह से यूज़ करो, जिस तरह से बता रहा हूँ। और ये अपना नहीं, कईयों का, सालों का तजर्बा बता रहा हूँ आपको, वो बहुत फ़ायदा लेते हैं इससे, वो इसको लैगिंग इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब भी अगर कोई ट्रेडर ये देखता है ना, उसने चार्ट ओपन किया और RSI इधर कहीं पे है, इस जगह पे कहीं पे है, तो वो कहेगा कि चलो RSI इस टाइम मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, वो कहेगा कि यार इस टाइम ये न्यूट्रल है, ना ज़्यादा बायर्स हैं ना ज़्यादा सेलर्स हैं, RSI बीच में कहीं पे खड़ा है। 70 और 30 के बीच में एक 50 का लेवल होता है, कह लो ये वहाँ पे खड़ा है। अगर RSI अभी आपको 50 के लेवल से ऊपर, ये इसकी जो ब्लू लाइन है जाती हुई नज़र आ रही है, तो ये समझ लो कि बुल्स मार्केट में आना चाह रहे हैं ताकि आगे 70 के लेवल तक RSI जाए, कैंडल्स उसके हिसाब से ऊपर जाएंगी, फिर देखेंगे नीचे गिरना है कि नहीं गिरना। तो कई ट्रेडर्स इसको ऐसे देखते हैं कि 50 का लेवल जैसे ही ये थोड़ा ऊपर क्रॉस कर रहा हो ना, तो अपना ब्यास बाइंग में कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो अच्छे ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं, उनका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है यार। वो कहते हैं कि हमें बीच में 50 में हो, कहीं भी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। जब भी हमें कोई ओवरबोट सिचुएशन मिलती है तो हम ताक लगा के बैठ जाते हैं सेल करने की। हाँ जी, सेल करने की। कब सेल करोगे? ओवरबोट हो गया वह, किसी भी टाइम ओवरसोल्ड हो, ये क्यों किसी भी टाइम 70 वापस मार्केट अंदर आ सकती है, तो यहीं से सेल कर दोगे। वो कहेंगे नहीं, हम यहाँ पे सेल करेंगे। इसके यहाँ से यहाँ आने तक काफ़ी कैंडल्स भी नीचे आ गई होंगी।
जब ये 70 से नीचे अपना मुंह निकालेगी ना लाइन, हम यहां से सेल करेंगे, थोड़ा सेल करेंगे, बड़ा सेल करेंगे, थोड़ी मूवमेंट कैच करेंगे, बड़े लोड साइज के साथ कैच कर लेंगे, प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें कंफर्म्ड होगा कि ये 70 से नीचे आ रहा है। अब ओवरबोट सिचुएशंस में आरएसआई दिनों तक चल सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभार ऐसा होता है कितना अरसा ये ओवरबोट में ही चलता रहेगा और मार्केट ऊपर जाती रहेगी। मार्केट मैं कहता हूं 70 पे थी, ये 170 का लेवल था मिसाल के तौर पे, जब मार्केट ओवरबोट हुई और आप 170 से सेलिंग में बैठ गए या 175 से सेलिंग में बैठ गए, मार्केट 500 पे पहुंच जाएगी, 250 पे पहुंच जाएगी, 400 पे पहुंच जाएगी और ये ओवरबोट ही रहेगा। ओवरबोट में ऊपर नीचे होता रहेगा एक ही जगह पे, मार्केट ऊपर जाई जा रही है। कभी कभार बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है, तो इसको आप लोगों ने तब ही यूज करना है जब इससे आपने कोई छोटी ट्रेड लेनी हो। ठीक है, एक होता है, ये समझना, इसको बड़े काम आएगा आपको। मीट ऑफ द मूव। मीट क्या होता है? पूरा जो एक लाल एक पूरी बोटी होती है ना, जैसे कोई वो आप बीफ लेने जाते हो या मीट गोश्त से आप एग्जाम्पल, क्या गोश्त है ना, उसके ऊपर पहले बाल होते हैं, बालों के नीचे स्किन होती है, स्किन के नीचे चर्बी होती है, चर्बी के नीचे गोश्त छुपा होता है। ऐसे ही है, आपने किसी कसाई की दुकान पे वो बीफ लटका हुआ देखा है ना, वो कई दफ़ा उसकी वो बड़े से पीस के ऊपर कितनी कितनी बड़ी चर्बी होती है। आप बोनलेस लेने जाते हो तो आप कहते हो कि भाई ये चर्बी ना डालना बीच में, कीमा करोगे तो सही मीट का करना, लाल गोश्त का करना। अपने सामने कीमा नहीं करवाओगे तो वो चर्बी भी बीच में डाल देगा। मीट ऑफ द मूव आपने ग्रैब करना होता है। अगर ट्रेंड बाय का था और आपको लग रहा था कि कहीं पे कोई ऐसा लेवल है जहां से ये सेलिंग में रिवर्स हो सकता है, तो आप यहीं से सेल नहीं करोगे। ये बाल है, थोड़ा सा नीचे कैंडल्स बनेगी, वो आपको बताएंगी कि अब स्किन आ चुकी है, खाल उतरेगी, नीचे थोड़ी सी चर्बी आएगी, वो उतरेगी, अब ये मीट है। अब यहां से लेके यहां तक ये मीट ऑफ द मूव है, नीचे हड्डियां शुरू हो जाती हैं। तो आपने यहां से लेके यहां तक सेलिंग करनी है प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद कि बाल भी निकल गए हुए हैं, खाल भी निकल गई हुई है, चर्बी भी निकल गई हुई है, प्रॉपर गोश्त आपके हिस्से में आया है मूव का, मजा लो उसका। कंफर्म्ड हो कि आप, यार मैं बड़ा लॉट साइज लगा सकता हूं। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपनी ट्रेड के ऊपर। शक्की हो के आपने ट्रेड नहीं करते रहना, ज़हनी मरीज हो जाओगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आपका सब्र। मीट ऑफ द मूव, बड़े बड़े ट्रेडर्स इसके पीछे भागते हैं। वो नहीं कहते कि रिवर्स होने से पहले हमें पता चल जाए कि रिवर्स होने वाला है, और ट्रेंड एंड होने से पहले हम ट्रेंड के वापस जब उसने मुड़ना उससे पहले उससे बाहर आ जाए। वो इतने से मीट को लेंगे, इतने एरिया को सेल करेंगे, इतनी कंफर्मेशन के बाद फौरन बाहर आ जाएंगे। फिर वो चाहे और नीचे जाए चाहे वापस मुड़े, उनको कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, मूव उठा लिया। आरएसआई को भी आपने मीट ऑफ द मूव्स के लिए यूज करना है, और आपके ये किसी काम नहीं आने वाला। इस पे चाहे घंटों रिसर्च कर लो, या आपको मजीद कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आप इस पे रिसर्च कर ही नहीं सकते। ये अपनी मूवमेंट्स को हिस्ट्री के हिसाब से, कैंडल्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। एट द टाइम ये जो चल रहा होता है, आपने तब इसको देखना होता है कि तब ये क्या आपको इशारा कर रहा है। तब अगर ये 70-30 पीछे जिस तरह भी चलता रहा, दफा करो। अभी अगर ये इधर से ओवरबोट से ऐसे थोड़ा सा 70 पे आया हुआ है ना, लेवल से नीचे आया हुआ है, तो यहां से आप सेलिंग करो। आप ऊपर देखना कई कैंडल्स ऐसे नीचे गिर गई होंगी, थोड़ी सी सेलिंग कर लो, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, अच्छे लोड साइज कर लो, थोड़ी देर के लिए कर लो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कर लो।
स्कैल्पर्स इसको यूज़ करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, हालांकि वो गलत है, वो इसको बड़े गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इसको बाहर जाने का वेट करते हैं, सेल कर देते हैं, वो ठीक ठाक अकाउंट ठुकता है जाके। खैर उस डिटेल में नहीं मैं भी जाऊंगा। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ आपको, ट्रेंड आपको पता चल जाएगा बाय का है या सेल का है, डेफिनेटली अब पता चल जाएगा अगर आपने इस कोर्स का हक अदा किया हुआ है तो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ट्रेंड बाय का है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपको इस ट्रेंड में हायर हाइज भी हायर लोज भी आपने आइडेंटिफाई कर ली होंगे, कुछ पैटर्न्स फ्लैग्स ट्रायंगल्स भी कुछ आइडेंटिफाई कर ली होंगी, पीनट्स भी कुछ आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। ठीक है, तो बाय के ट्रेंड में ट्रेड कौन सी ढूंढनी है यार, बाय की ढूंढनी है या सेल की? डेफिनेटली आपने सेल ये बाय की ट्रेड ढूंढनी है, सेलिंग में क्यों जाओगे बाय के ट्रेंड में? ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अब नीचे आरएसआई है, वो ऐसे ऊपर गया, चार्ट पे ये एक लाइन बनी, वो ऐसे नीचे आया, चार्ट पे ये छोटी सी लाइन बनी। कैंडल्स, ये कैंडल्स हैं, ठीक है, चार्ट ऊपर, ये वापस ऊपर गया, यहां तक कैंडल्स इतना ऊपर गई, ये यहां से वापस नीचे आया, कैंडल्स इतना नीचे आई, ये यहां से वापस उठना शुरू हुआ, कैंडल्स फिर से ऊपर गई, ये यहां से वापस नीचे आया, कैंडल्स फिर से वापस आई। गौर कर रहे हो, बाय के ट्रेंड में ये जगह हमें ज्यादा बेनिफिट दे के जा रही है इस जगह की निस्बत। बाय के ट्रेंड में जो रिट्रेसमेंट है वो कैंडल्स के हिसाब से बहुत थोड़ी होनी है। आरएसआई ने तो 70 और 30 के बीच में मूव करना है, इसकी मजबूरी है। ये पूरा यहाँ पे आपको मूव शो करेगा, कभी कभार इतना शो करेगा, ये इतना सा गिरी होगी, लेकिन यहाँ से जब ये उठना शुरू करेगा तो ये थोड़ा सा उठेगा, कैंडल्स ठीक ठाक उठेंगी। तो अगर बाय का ट्रेंड है तो आरएसआई को आपने इस जगह पे फाइंड करने की कोशिश करनी है। बाय का ट्रेंड है और आपको मार्केट ओवरबोट मिल रही है, ओवरबोट मिल रही है, बाय का ट्रेंड है, तो अब ओवरबोट होने के बाद मार्केट वापस अंदर जा रही है, अब सेल करोगे? बताओ, जो मैंने बताया अभी आपको 70 के लेवल से वापस अंदर जा रहा है आरएसआई, ट्रेंड बाय का था और अब आपको लगता है कि रिवर्स होने वाला है, सेल कर दोगे? तो सिर्फ आरएसआई को देखते हुए आप कहोगे कि हाँ अब तो सेल करना चाहिए जिस तरह से आपने बताया, लेकिन इस रिवर्सल पे सिर्फ आरएसआई को देखते हुए सेल करोगे तो आप बेवकूफ हो सकता है वो थोड़ा सा अंदर आए, वापस ओवरबोट में निकल जाए, थोड़ा सा नीचे आके वापस ऐसे ऐसे कोई कंसोलिडेशन देना शुरू कर दे, आपको फंस जाओगे वहां पे बीच में। सिर्फ आरएसआई को नहीं देखना, आपने बाकी प्राइस एक्शन के साथ इसको कंपेयर करना है, मैच करना है, एडिशन करना है इसका कि लोअर लोज लोअर हाइज बनना शुरू हुए हैं, कोई रिवर्सल पैटर्न नजर आया है, कोई राइजिंग वेज नजर आया है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर बता रहा है मार्केट का कि हाँ यार कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे, तो फिर ये ओके है, फिर ये ओके है। फिर ये एक मजीद चीज ऐड हो गई है आपके एनालिसिस में कि हाँ आरएसआई भी मुझे बता रहा है, स्ट्रक्चर भी बता रहा था, पैटर्न्स भी बता रहे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता रही थी, आरएसआई ने भी बता दिया, अब तो ये मजेदार ट्रेड है, अब आंखें बंद करके आ जाओ। ठीक है, और भी कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं बताया आपको, अभी आपने कई चीजों से इसको कंफर्म किया करना। ठीक है, कहने का मकसद ये कि जब मार्केट नॉर्मली बाइंग में या सेलिंग में जा रही है, मैं कहता हूं मार्केट सेलिंग में जा रही है, सेलिंग का ट्रेंड है, मार्केट में ये एक लो बना, आरएसआई लाइन ऐसे आएगी, यहां से उठना शुरू करेगी, कैंडल्स इतना सा उठेंगी, उसके बाद आरएसआई उठने के बाद यहां से नीचे गिरेगा, कैंडल्स इतना नीचे गिर जाएंगी, वो देखो वो नीचे गिरा है, उसके बाद उठा है, कैंडल्स देखो कितनी थोड़ी सी उठी हैं, उन्होंने पीछे इसके हिसाब से यहां तक उठना है और नीचे जाएंगे। मतलब सेलिंग के ट्रेंड में आपको ये जगह ढूंढनी है, ये जगह यहां से कहीं से वापस मोड़ रहा हो, और अगर सेलिंग के ट्रेंड में आपको ओवरबोट मिल जाता है तब आपको मजा आने वाला है। सेलिंग के ट्रेंड में आपको ओवरबोट सिचुएशन मिल जाए, या अगर बुलिश ट्रेंड में आपको ओवरसोल्ड सिचुएशन मिल जाए तो ओए होए होए बहुत कम होता है, और स्पेशली अगर आपको बड़े चार्ट के ऊपर मिल जाए तो मज़ा आ जाता है।
इसको ट्रेंड के साथ यूज़ करना ज़रा मुश्किल है, आप प्रैक्टिस करोगे तब ही आपको इसकी समझ आना शुरू होनी है। ये एक क्लास के अंदर मैं आपको इसको पूरी तरह से नहीं बता सकता, मैं आपको इसकी फील नहीं दे सकता। प्रैक्टिस करोगे, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हक अदा कर दोगे इसका। इसको जहन में रखो, ये आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत कम काम आने वाला है, इनफैक्ट बहुत कम जगहों पे आपके ये काम आने वाला है और वो बड़े शानदार मौके होने वाले हैं। वरना तो ये हर टाइम आपको कोई ना कोई बाय या सेल की ट्रेड दे रहा होता है, हर टाइम दे रहा होता है। डेली में नहीं दे रहा, H1 में आओ वहां पे दे रहा होगा। H1 में नहीं दे रहा, M30 पे आओ वहां पे दे रहा होगा। और छोटे पे आ जाओ, M1 पे आ जाओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेड ये लाजमी दे रहा होगा। नहीं लेनी, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। वो वाली रिक्वायरमेंट्स बहुत कम पूरी होंगी और बाकियों की चीज़ों के साथ हमने मैच करके देखना है इसे। ये भी कई चार्ट्स के ऊपर आपको अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा, कई चार्ट्स के ऊपर ये अच्छा काम नहीं करेगा, कोई और इंडिकेटर अच्छा काम कर रहा होगा। और अकेला RSI हमेशा फेल होता है। अकेला RSI, हमेशा वाला वर्ड शायद मैं ना यूज करूं ताकि आप डिसहार्ट ना हो जाओ। हम RSI को बाकी चीजों के साथ मैच करके देखते हैं। एक और इंडिकेटर भी आपको बताऊंगा जिसके साथ आपने इसको मैच करना है। ठीक है, आज की क्लास मैंने ये आपको सिर्फ व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि इन चीज़ों को ज़हन में रखना कि इसको हमने एक तो ट्रेंड के साथ यूज़ करना है, ओवरबोट सिचुएशन क्या होती है, ओवरसोल्ड सिचुएशन क्या होती है, लीडिंग और लैगिंग की तरह इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा है। अब आगे मैं अगली नेक्स्ट क्लास में आपको चार्ट के ऊपर ले जाके इसको देखने का तरीका बताऊंगा कि कब आपने इसको देखना है, कब आपने इसको इग्नोर करना है, कब ये अच्छा है आपके लिए, कब आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको छोड़ दो, बाकी चीज़ें देखो। पैरालिसिस नहीं करना, हमने एनालिसिस करना। ठीक है, तो अभी इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।